अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी जनरल एनाटमी जो आपके मॉड्यूल 1 के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इसके इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस के आपको किस तरह से तैयारी करनी है इसकी, और फिर हम फर्दर लेक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जी चैप्टर नंबर 1। तो ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी जो मैं अभी आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो इसकी आप जस्ट वीडियो देख लें तो आपके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद ही आपके पास आ जाता है नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर। तो नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर में भी आपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस करनी है और बाकी आपने जस्ट रीड करना है। उसके बाद आ जाता है जी आपके 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर आपका बोन कार्टिलेज, जॉइंट एंड मसल। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसका एक एक वर्ड आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री, नर्वस और इमेजिंग वाला। तो ये आपने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स इसमें से करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना चैप्टर नंबर 1 को। सबसे पहले तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर पहला हमारा टॉपिक है जी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अब हम ये ह्यूमन बॉडी जो होती है वो आपको पता है कि सेल से कंपोज हुई है। सेल आगे टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, एंड देन फर्दर हमारी ह्यूमन की पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये आपने बेसिक सी जो डेफिनेशन है अपनी जो बेसिक है ये आपने अपनी बायोलॉजी के अंदर पहले आप पढ़ कर आ चुके हैं अपनी एफएससी के अंदर। तो ये वही सेम सारी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास जो कंपोज होता है लिविंग मैटर से ह्यूमन बॉडी। और वो लिविंग मैटर क्या होता है, वो आपके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म होता है क्योंकि वो सेल से कंपोज होता है। अब आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट जो है वो आपके पास सेल है। अब सेल जो है वो आगे आपके पास बनता है जो टिश्यू में, टिश्यू जो है वो आपके पास आगे ऑर्गन में, ऑर्गन आपके पास ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो ये आपने इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। बेसिकली आपके पास जो एक सेल होता है ना, सेल के अंदर एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस और एक होता है जो उसका साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिलके आपके पास बनाते हैं जी प्रोटोप्लाज्म। आप ये सारी बातें अपनी एफएससी के अंदर पढ़ चुके हैं। इट्स जस्ट अ रिवीजन। ये आपके पास होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से मिलके बनता है आपका सेल। तो सेल जो होता है वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट स्मॉलर लिविंग यूनिट होता है। ये आपके पास बेसिक लिविंग यूनिट होता है जो आपके पास स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शनल भी होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की, आपकी ऑर्गन की, आपकी ऑर्गन सिस्टम की, वो आपकी सेल से स्टार्ट होती है। सेल के बाद आ जाता है जी आपके पास टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलते हैं, यानी उनका सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर टाइप के सेल मिलते हैं और वो आपके पास बना देते हैं टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो आपके पास आगे 4 तरह का है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। आपके पास एपिथेलियम होता है, ये जो आपकी स्किन वगैरह है। देन आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है। देन आपके पास मस्कुलर है जो आपके मसल्स हैं। एंड देन आपके पास नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे आपके नर्वस टिश्यू आ जाता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड देन नर्वस टिश्यू। तो ये सारी आपकी टिश्यू की टाइप्स आ गई। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि आपकी जो टिश्यू है आपके पास हाई लेवल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है टिश्यू के अंदर आ जाती है विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन। अब क्या होता है कि आपके पास टिश्यू की 2 और मोर टाइप ऑफ वैरायटी, यानी आपके पास एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, ये 3-4 मिलके आपके पास बना देते हैं जी ऑर्गन। अब ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ आते हैं, तो वो आपके पास बनता है जी ऑर्गन। अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलते हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे आपके पास आ जाता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से। माउथ से आप च्यूई करते हैं, उसके बाद आपके जाता है जी ओसोफेगस के अंदर, ओसोफेगस से जाता है जी आपके स्टमक के अंदर, स्टमक से आपके जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, इस तरह से फिर आपके रेक्टम में, फिर एनस में, इस तरह से आपका ये पूरा जो सिस्टम बनता है एनस रेक्टम तक। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो अब ये सारा सेम फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इन सब का फंक्शन एक ही है कि इन्होंने डाइजेशन करनी है, अल्टीमेटली आपके फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, और यही इन सब का फंक्शन है, और एनर्जी को अब्जॉर्ब आउट कर लेना है। तो ये आपके पास पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, यानी आपके पास सिस्टम बन जाता है। अब आपकी बेसिक क्या थी, आपके पास एक सेल था। ठीक है जी, सेल से आपके पास टिश्यू बन गया, टिश्यू से आपके पास ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आपके पास डेवलप हो गया।
ये देखें जी, सबसे पहले आपके पास एटम्स थे, एटम से मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना। वाटर मॉलिक्यूल से उन्होंने बताया है कि आपके पास स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास सेल बना देते हैं। सेल आपके पास मिलके टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू आपके पास मिलके ऑर्गन बना देते हैं। अब ऑर्गन आपके पास मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देता है, जैसे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम को दिखाया हुआ है। और यूरिनरी सिस्टम के बाद उसने ऑर्गेनिज्म लेवल यानी आपके पास पूरा इंडिविजुअल आ जाता है। अब इंडिविजुअल के बाद फिर आपके पास आ जाता है कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं जिसके अंदर आपका इन्वायरमेंट वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपके पास बन जाता है। ये आप सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, अभी जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। अगेन देखें जी, आपके पास सबसे पहले एटम है, एटम के बाद मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बनेगी, ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाएंगे, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से आपके पास ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से आपके पास ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसा कि आपके पास दिखाया हुआ है। तो ये आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज़ अनैटमी। अब अनैटमी आपके पास क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल अनैटमी, तो अनैटमी की आपको डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। अनैटमी इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर ही आपके ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो आपने अनैटमी करना है, ठीक है। अनैटमी जो है वो डिराइव्ड है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है एना मीन्स अगेन या एक्सेसिव, और टॉमी का मीन्स है कटिंग, यानी हम जो डाइसेक्शन करते हैं उसको अनैटमी करते हैं कहते हैं। यानी हम कट करके, कटिंग अप करके किसी भी इंडिविजुअल की डाइसेक्शन करके, तो हम उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द अनैटमी। आपने ये याद रखनी है। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ अनैटमी, तो ये आप बिल्कुल स्किप करेंगे, इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक बड़ा सारा क्रॉस लगाना है, ये आपने नहीं करनी। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं आपकी ब्रांचेस ऑफ एनाटमी पे, तो ये आपने करनी है जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, और जो न्यूरो एनाटमी है वो आपकी सेकेंड ईयर के अंदर आएगी। तो ये आपकी हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। तो ये आपने याद रखना है। जो आपके पास ग्रॉस एनाटमी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके मैक्रोस्कोपिक एनाटमी है, यानी हमारे पास जो नेकेड आई से हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, हमें ऑर्गन के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके पास मसल्स आ जाते हैं, आपके पास बोन्स आ जाती हैं, इस तरह के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर जो आपको नेकेड आई से, आपके नर्व, आपकी वेसल्स वगैरह जो आपको नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं, तो उनकी स्टडी को हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। अभी आप ग्रॉस एनाटमी पढ़ेंगे, तो ग्रॉस एनाटमी के अंदर जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उसमें आपने लोअर लिम्ब पढ़ना है, आपने अपर लिम्ब पढ़ना है, और साथ ही आपने थॉरेक्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके आते हैं ग्रॉस एनाटमी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। जिन स्ट्रक्चर्स को हम एनाटॉमिकली जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक से करते हैं, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से उनकी स्टडी करते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर और द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ही हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोलॉजी। अभी आप हिस्टोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप स्लाइड्स वगैरह बनाएंगे, जिसमें आप कोलमनर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और ये सारी इस तरह की चीज़ें आप ड्रॉ करेंगे, तो आपने वो कभी नेकेड आई से तो नहीं देखी, तो वो आपको सारा कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आता है। तो ये आपकी जो स्टडी होती है दैट इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, हम जो भी कोई भी टिश्यू या ऑर्गन का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, हम उसकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो स्पेसिमेन होता है उसको फिक्स करते हैं पहले हम, उसके बाद हम उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और हमें उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं दैन हम उनकी स्टडी करते हैं। तो वो हमारे पास होती है जी हिस्टोलॉजी। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है जी अगली जो ब्रांच है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी आपके पास डेवलपमेंटल एनाटमी है, बर्थ से लेके जब ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी बच्चा होता है तो उसकी डेवलपमेंट जो हो रही होती है दैट इज़ नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले आपके पास ओवम मिलता है, स्पर्म के साथ ओवम और स्पर्म मिलते हैं और आपके पास बना देते हैं जायगोट। जायगोट आगे आपके पास एम्ब्रियो में बनता है। एम्ब्रियो जो है
एम्ब्रियो, फिर ज़ाइगोट, फिर आपके पास वो 2 सेल स्टेज में आता है, वो 2 सेल जो है वो आपके पास 4 सेल स्टेज में आती है, फिर 4 सेल आपके पास 8 सेल स्टेज के अंदर आ जाती है, 8 सेल स्टेज में आ जाती है, और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होके आपके साथ आपकी जो मायोमेट्रियम होती है उसके साथ वो अपनी ब्रांचेस को चिपका लेता है, वो उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। और फिर वो डेवलप होने लग जाता है, आपके पास प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, जिससे आपको न्यूट्रिशन जो है वो सारा कुछ बच्चे को जाने लग जाता है, ठीक है, फिटस को जाने लग जाता है, और इस तरह से उसकी डेवलपमेंट होने लग जाती है। अब डेवलपमेंट जो वो डिफरेंट तरीके से होती है, जो आप अपनी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो आप सारी बेसिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपकी सेकेंड ईयर होगी उसके अंदर आप सारी ऑर्गन की डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि आपका फेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, कौन कौन सी आर्चेज, कौन कौन से पाउचेज से डेवलप हो रहा है, और फिर आप देखेंगे कि आपका हार्ट का सिस्टम किस तरह से है, आपका स्टमक का सिस्टम, उसकी रोटेशंस पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका किस तरह से डेवलप है, आपके लिम्स किस तरह से डेवलप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऐसे फ्लैप लाइक हैंड होता है, फिर उसके बाद वो अंदर इस तरह से फिंगर की आपके पास डीजनरेशन होती है और आपका हैंड डेवलप होता है। तो ये सारी जो स्टडी होगी, इस तरह की सारी जो आपकी डेवलपमेंटल स्टडी होगी, जो आपकी बिफोर बर्थ हो जाती है, दैट इज़ नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी, और इसको हम कहते हैं जी डेवलपमेंटल एनाटमी। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास न्यूरो एनाटमी। तो न्यूरो एनाटमी के अंदर आप सारी स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ अदर ब्रांचेज हैं एनाटमी की। तो अदर ब्रांचेज में आपके पास रीजनल एनाटमी आ जाती है। रीजनल एनाटमी के अंदर क्या है कि आप रीजन वाइज स्टडी करेंगे, जैसे कि आपके पास हेड नेक है, आपके पास ट्रंक है, आपके पास एक्सट्रीमिटीज़ या लिम्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर से। सबसे पहले देखें जी, ये आपकी ग्रॉस एनाटमी है। ग्रॉस एनाटमी के अंदर क्या है, आपके हेयर्स के नेल्स आ जाते हैं, देन आपकी बोन्स, जॉइंट्स आ जाते हैं, कार्टिलेजेस आ जाते हैं, आपका स्केलेटल मसल, टेंडन्स आ जाते हैं, आपका पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन आ जाता है, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम वगैरह, इंडोक्राइन आपके आ जाते हैं, एंड देन आपका कार्डियोवैस्कुलर जिसके अंदर आर्टरीज, वेसल्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे जी अपनी ग्रॉस एनाटमी के अंदर, क्योंकि ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अब ये आ गई जी आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। तो ये देखें इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सिंपल स्क्वेमस सेल नज़र आएंगे, क्यूबॉइडल, कोलमनर, आपके पास रिस्पायरेटरी आपको इस तरह से नज़र आएंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, आपको ट्रांजिशनल, इस तरह से आपको सारे नज़र आएंगे। ये आपकी एपिथीलियम्स थी, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो आपके ब्लड, आपके कार्टिलेज, ये सारा कुछ आपको ये माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। ये आपके मसल्स हैं सारे, और ये आपके नर्वस टिश्यू हैं। तो ये आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी। अब आपने ये देख के डर नहीं जाना कि ये तो पता ही नहीं चल रहा किस तरह से हम देखेंगे। तो अभी आपने इसके लिए परेशानी नहीं लेनी, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपकी ग्रॉस एनाटमी क्या होती है, अब आपकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है। ये देख लें जी, ये आपकी डेवलपमेंटल स्टडी है। सबसे पहले आपकी फर्टिलाइजेशन को दिखाया हुआ है कि ये एग के साथ स्पर्म मिल गया, उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल, आपकी 8 सेल स्टेज, फिर आपकी 16 सेल, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। फिर उसके बाद आपके 5 वीक्स पे कैसा होता है फीटस, फिर आपका 10 वीक्स पे ये देखें ऑर्गन आपके थोड़े थोड़े डेवलप होने लग गए हैं। फिर उसके बाद आपका 20 पे, फिर 40 वीक्स पे, और इस तरह से आपके पास लास्ट में आप पूरा इस तरह से एक फीटस डेवलप हो जाता है। तो ये आपकी जो सारी स्टडी होती है डेवलपमेंटल स्टडी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब आपकी रीजन्स की स्टडी के अंदर सबसे पहले ट्रंक आ जाता है। तो ट्रंक के अंदर क्या होता है, आपका सबसे पहले थॉरेक्स आ जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, ये इतना इतना पार्ट, ये आपका थॉरेक्स है। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट, ये आपका एब्डोमेन होता है, ठीक है, एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन होता है। थॉरेक्स जो है वो अभी आप अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, एब्डोमेन जो है वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अब ये नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह पड़े होते हैं, इसको आप कहते हैं जी पेल्विस, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आपके ट्रंक के अंदर आते हैं। तो पेल्विस भी आप अपने सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी आपने सिर्फ अपने रीजन्स को याद रखना है कि देखें आपके पास क्या है, ऊपर वाला इतना पार्ट आपके पास ट्रंक, आपके पास थॉरेक्स है, देन ये एब्डोमेन है, एंड देन आपके पास पेल्विस का पार्ट आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी लिम्स। तो लिम्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास ये जो है ये आपका अपर लिम है, और ये आपका जो है ये आपका लोअर लिम है। अब अपर लिम के अंदर क्या आता है, अपर लिम के अंदर आपकी आ जाती है जी ये क्लेविकल है, ये आपकी स्केप्यूला है, फिर ये आपकी आ जाती है जी
ह्यूमरस आ जाती है, ये आपकी अपर आर्म की बोन होती है, फिर आपका रेडियस अल्ना आ जाता है और फिर ये आपके कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फिर आपकी फ्लिंजेस वगैरह आ जाती हैं। तो ये आपका अपर लिम्ब है। उसके बाद आपका जो लोअर लिम्ब है उसके अंदर क्या आता है, लोअर लिम्ब के अंदर आपका सबसे पहले फीमर आ जाती है। फीमर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये भी आपने याद रखना है, कई बार एमसीक्यू आ सकता है। फिर आपकी पटेला आ जाती है जिसको नी कैप कहते हैं, फिर टिबिया फिब्यूला आ जाता है, देन आपके टार्सल्स हैं, आपके मेटाटार्सल्स हैं एंड आपकी फ्लिंजेस हैं। तो ये सारा कुछ आपके लिम्ब्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हेड एंड नेक का पोर्शन। तो ये देख लें, ये आपके पास हेड का पोर्शन और ये आपके पास नेक का पोर्शन। तो इस तरह से आपके सारे रीजन्स पूरे हो जाते हैं। अगेन हम अपनी बुक के ऊपर आ गए हैं। आपको मैं रीजनल एनाटॉमी बता रही थी जिसके अंदर मैंने आपको हेड एंड नेक की डायग्राम दिखाई। मैंने आपको ट्रंक के अंदर बताया कि आपके पास थॉरैक्स है, एब्डोमेन है, आपके पास पेल्विस है। पेल्विस के अंदर आपका जो डायफ्राम होता है उसको प्रीनियम कहते हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपके सारे पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रीमिटीज़ थी उसके अंदर आपके लिम्स थे, अपर लिम था, लोअर लिम था, वो भी मैंने आपको बता दिया और वो पेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ये आपको पता है। लिम्स के अंदर आपके पास आर्म आ जाती है, फोर आर्म हैंड आ जाता है। लेग के अंदर आपके पास थाई आ जाती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थाई होता है। देन आपके पास नीचे वाला लेग है और फुट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी के अंदर क्या होता है कि एनाटमी ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम्स आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, न्यूरो एनाटमी आ जाती है, आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम आ सकता है। तो उनकी अगर एनाटमी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज सिस्टेमिक, यानी सिस्टम्स की जो एनाटमी होगी। फर्दर आ जाती है जी हमारे पास फंक्शनल एनाटमी। तो फंक्शनल एनाटमी क्या होती है कि फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी आ जाता है, या उसका स्ट्रक्चर के लिहाज से उसका फंक्शन हम देखते हैं तो दैट इज़ नोन एज द फंक्शनल एनाटमी। अब जैसे हमारे पास अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, तो हम उसका फंक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे फंक्शनल एनाटमी है। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाती है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या होता है, एनाटमी की वो ब्रांच है जो डील करती है रिलेशनशिप ऑफ द डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी आपके पास कुछ डीपर स्ट्रक्चर के लैंडमार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सरफेस के ऊपर नज़र आते हैं, तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ नोन एज द सरफेस एनाटमी। जैसा कि हम कोई लैंडमार्क्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि आप अपनी आर्म के अंदर देख लें, तो आप इस तरह से बाजू को स्ट्रेट करेंगे ना, तो आपके पास सुपाइन पोजीशन के अंदर अगर आप बाजू करेंगे तो आपको जो आपकी थंब से ऑपोजिट साइड है, आपके लिटिल फिंगर की साइड है, तो वहाँ पर आपको बोन जो है बाहर को निकली हुई फील होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल लैंडमार्क है। थंब की साइड में आपके पास अल्ना होती है, दूसरी साइड में आपके पास रेडियस होती है। ये आपके पास सारे सरफेस लैंडमार्क्स हैं। आपके सरफेस लैंडमार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। और इसी तरह आपके पास कुछ स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स आपके हार्ट के जैसे होते हैं, स्टमक का है आपके पास स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स, आपके कुछ ब्लड वेसल्स का होता है। जैसे कि हम बीपी वगैरह चेक करते हैं तो हम अपना जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है उसको यहाँ पर अपने क्यूबिटल फोसा के ऊपर रखते हैं। तो हम ये सरफेस लैंडमार्क्स हैं जहाँ पर हम चेक करते हैं, अपनी नर्व्स वगैरह को देखते हैं। जब हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो हम मैकबर्नी पॉइंट को देखते हैं। तो ये सारे जो आपके पास होते हैं ये सरफेस एनाटमी है, ये आपके सरफेस लैंडमार्क्स हैं। तो फर्दर आप जब डिटेल से ग्रॉस एनाटमी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंपैरेटिव एनाटमी। तो कंपैरेटिव एनाटमी ये होती है कि हम कंपेयर करें एक एनाटमी, कंपैरिजन करें ह्यूमन बींग का विद दैट ऑफ द अदर एनिमल्स, हम उनको कंपेयर करके देखें। ठीक है, जैसे हम देख लें कि हमारी तो 2 टांगें हैं जबकि जो बाकी हमारे पास जानवर वगैरह होते हैं, लाइन है, हमारे पास एलिफेंट है, इस तरह के जो हैं उनके 4 टांगे हैं। तो ये हम कंपैरिजन करके या ऑर्गन्स की कंपैरिजन कर लें, जैसे हार्ट का कंपैरिजन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम रिस्पिरेटरी का कर सकते हैं। फिशेस के अंदर गिल्स वगैरह होते हैं, हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास लंग्स हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है दैट इज़ नोन एज द कंपैरेटिव एनाटमी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रेडियोग्राफिक एनाटमी। तो ये हम जो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट होती है, एमआरआई रिपोर्ट होती है आपकी, ये सारी जो हम रेडियोग्राफिक रिपोर्ट्स कराते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं रेडियोग्राफिक एनाटमी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी सर्जिकल एनाटमी। तो एक सर्जन के लिए एनाटमी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन ही देख लेते हैं। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के अंदर आपको जब तक नहीं पता मैकबर्नी पॉइंट का, आपको नहीं पता किस तरह से उसको देखना है, तो आप कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी अप्लाइड एनाटमी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द एनाटमी फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज नोन एज द क्लिनिकल एनाटमी और द अप्लाइड एनाटमी। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस है एनाटमी की। कई बार ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है कि इस एनाटमी के जरिए से हमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पता चलता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पता चलता है जिससे हम फंक्शन का पता लगा सकते हैं, यानी ये फिजियोलॉजी में आपको हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है ये आपको पैथोलॉजी में भी हेल्प करता है। ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर या पैथोलॉजिकल स्टडी भी करने में आपको हेल्प करता है। तो आपको पैथोलॉजी के अंदर भी आपकी एनाटमी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन के अंदर आपको बहुत हेल्प करती है। जब तक आपको एनाटमी नहीं पता होगी तो आप मेडिसिन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने बताया कि सर्जन्स वगैरह को सर्जरी करते हुए एनाटमी के बगैर वो सर्जरी को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो एनाटमी का नॉलेज है वो सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनाटमी का नॉलेज साथ ही साथ एम्ब्रोलॉजी यानी जो डेवलपमेंटल एनाटमी होती है वो पीड्स में बहुत हेल्प करता है। पीड्स के अंदर हेल्प करता है जिसके अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ और बच्चों में जो चाइल्डहुड डिजीज़ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट और उनको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एनाटमिकल स्टडी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं जी एनाटॉमिकल वेरिएशंस। तो सबसे पहली जो वेरिएशन है वो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की है। ब्रेकियल आर्टरी की जो नॉर्मल आपके पास साइट है बाइफरकेशन की वो यहाँ पर है देखें, लेकिन कभी कभी ये साइट हायर लेवल पर भी बाइफरकेशन हो जाती है जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये आपके पास वेरिएशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। ये कुछ इंडिविजुअल में ऊपर बाइफरकेट कर जाती है, कुछ इंडिविजुअल में नीचे करती है। नॉर्मल जो आपके पास होता है वो नीचे ही होनी होती है। नेक्स्ट उसने आपकी वेरिएशन बताई है कि जो आपकी अल्नर आर्टरी होती है वो आपके फ्लेक्सर मसल के जो है वो डीप होती है, लेकिन कुछ लोगों के ये सुपरफिशियल भी हो सकती है। तो ये भी आपके पास वेरिएशन हो सकती है एनाटॉमिकल, डिफरेंट लोगों में होती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके पास जस्ट एनाटॉमिकल वेरिएशन है। उसके बाद आपके पास जो सिस्टिक आर्टरी सप्लाई करती है गॉल ब्लैडर को, तो वो भी आपके पास नॉर्मली जो अराइज होती है वो आपके पास राइट हेपेटिक आर्टरी से डेवलप होती है, लेकिन कई बार आपके पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी से भी हो सकती है। तो ये भी एक आपके पास एनाटॉमिकल वेरिएशन है। उसके बाद उसने बताया हुआ फोर्थ जो है वो आपके पास फिब्युलरिस टर्टियस मसल जो होता है लेग के अंदर, तो वो उसने कहा है कि नॉर्मली इंसर्ट करते हैं एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जो होती है आपकी फुट की फिफ्थ मेटाटार्सल पर वो नॉर्मली इंसर्ट करता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल के अंदर वो फोर्थ मेटाटार्सल पर भी इंसर्ट कर सकता है। तो ये कुछ आपके पास एनाटॉमिकल वेरिएशन थी। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एज सच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हम नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।